नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 11। ये आपकी 28th ऑफ दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। असेसमेंट वर्कशीट आर लाइक दैट ऑफ योर क्लास टेस्ट, योर यूटी, योर पीटी, यानी कि आपके जो क्लास टेस्ट होते हैं, आपके जो यूटीज होते हैं, जो आपके पीटीज होते हैं, उसी तरीके से आपकी असेसमेंट वर्कशीट होती है। इन असेसमेंट वर्कशीट को अगर आप सेल्फ करते हो तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इससे आप खुद को असेस कर पाओगे कि आपकी लर्निंग प्रोग्रेस क्या है, आपने कितना सीखा है, कितना आपने समझा है, कितना आपने जाना है। अगर आप खुद नहीं कर सकते, सेल्फ नहीं कर सकते, तो भी एटलीस्ट आपको ट्राई ज़रूर करना है। और उसके बाद जो भी आपका सॉल्यूशन रहता है वो आप इस वीडियो के साथ टैली कर सकते हो। वैसे भी ये असेसमेंट वर्कशीट जो आपकी आ रही है काफ़ी इजी होती है। लास्ट 2 वीक की जो हमारी असेसमेंट वर्कशीट जो वर्कशीट होती है उसी पर बेस्ड होता है ये हमारा असेसमेंट। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी असेसमेंट वर्कशीट की। इन टूडेज असेसमेंट वर्कशीट देर आर द 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, एमसीक्यूज क्वेश्चंस आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ 1 एक्सट्रैक्ट। और सेकंड जो हमारा पार्ट है वो सब्जेक्टिव रहेगा, उसमें आपके 2 मार्कर, 3 मार्कर और 4 मार्कर क्वेश्चन दिए गए। इसी टाइप का पैटर्न आपका सेकंड टर्म के एग्जाम में रहने वाला है, बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है, तो उसी टाइप की आपको असेसमेंट वर्कशीट दी जाएगी। लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहले हम रीड करते हैं इस एक्सट्रैक्ट को और सोर्स को, और उसी पर बेस्ड नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू जापान। हम जापान को यार्न, धागा, ओके, सूत कह लीजिए, उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि जापान है वो इंपोर्ट करता है हमसे। अदर इंपोर्टर्स ऑफ कॉटन क्लॉथ्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया से जो कॉटन क्लॉथ इंपोर्ट करते हैं वो कंट्रीज कौन सी है? यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। वी हैव ए लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ द कॉटन यार्न। अगर हम सूती धागे की बात करें तो उसमें, सूती धागे या कच्चे सूत की बात करें तो उसमें हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल है इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल मार्केट में। इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द टोटल वर्ल्ड ट्रेड, यानी कि 25% जो वर्ल्ड ट्रेड होता है कॉटन यार्न का, उसमें 25% हमारा शेयर है वहाँ पर। आर स्पिनिंग मिल्स आर competitive एट द ग्लोबल लेवल एंड capable ऑफ यूजिंग ऑल द फाइबर्स वी प्रोड्यूस। हमारी जो स्पिनिंग मिल्स है, ओके, सूती धागा बनाने के या कपड़ा बनाने के जो कारखाने हैं, जो मिल्स हैं, वो कम्पिटिटिव है ग्लोबल लेवल के ऊपर या कैपेबल है इस फाइबर को यूज करने के लिए। बट द वेविंग, नीटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन नॉट यूज मच ऑफ हाई क्वालिटी यार्न दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। लेकिन हमारी जो ये यूनिट्स हैं, वेविंग, नीटिंग या प्रोसेसिंग जो यूनिट है, वो सारे यार्न को यूज़ नहीं कर पा रही है, इसलिए हमें एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है। 25% इंटरनेशनल मार्केट में हम यार्न को एक्सपोर्ट करते हैं, ओके, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। इसके रीज़न क्या है कि हम क्यों नहीं यूटिलाइज कर पा रहे? देर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज इन दीज सेगमेंट्स, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इन द फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स। कि हमारे यहाँ पे बहुत कम है जो लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज है, एंड वो जो लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज है दैट आर मेकिंग द प्रोडक्ट्स फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करें। अदर जो यूनिट्स है वो क्या है? वो स्मॉल है, फ्रेगमेंटेड है, बिखरी हुई है, विच कैटर टू द लोकल मार्केट, जिनका फोकस लोकल मार्केट के लिए, यानी कि उस इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्शन ही नहीं करें, ओके। तो इसके कारण हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं जितना भी यहाँ पे यार्न का प्रोडक्शन होता है। दिस मिसमैच इज ए मेजर ड्रॉबैक ऑफ द इंडस्ट्री। और ये एक बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर हम यार्न की बजाय क्लोथ्स है वो एक्सपोर्ट करते हैं तो शायद हमारा प्रॉफिट है वो कई गुना बढ़ जाएगा। एज ए रिजल्ट मेनी ऑफ आवर स्पिनर एक्सपोर्ट कॉटन यार्न वाइल अपैरल एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैव टू इम्पोर्ट फैब्रिक। इसलिए हम यार्न को एक्सपोर्ट करें और जो हमारे गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको फैब्रिक्स को इंपोर्ट करना पड़ रहा है, ओके। तो ये मिसमैच है जो इस इंडस्ट्रीज के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव साइड में नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर हम फैब्रिक्स को तैयार करते हैं, क्लोथ्स को तैयार करके अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज है वो भी इंक्रीज होगा और प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो ये था हमारा एक्सट्रैक्ट। अब इसी पर बेस्ड है कुछ क्वेश्चंस जिनको हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन देगा, जापान डेज कॉटन यार्न फ्रॉम इंडिया। जापान डेज कॉटन यार्न फ्रॉम इंडिया। ऑप्शन दिए गए हमें, फर्स्ट है एक्सपोर्ट्स, सेकंड इंपोर्ट, थर्ड प्रोड्यूसेस एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, इंपोर्ट। जापान इंपोर्ट करता ना, हम एक्सपोर्ट करते हैं उनको, ओके। इंपोर्ट करेक्ट आंसर रहेगा बी। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज और आर द इंपोर्टर कंट्री ऑफ कॉटन क्लॉथ्स मेड इन इंडिया। इसमें से कौन सा देश या कौन से देश हैं जो हमारे देश से, इंडिया से कॉटन क्लॉथ्स को इंपोर्ट करते हैं, ओके।
फर्स्ट ऑप्शन है यूएसए, सेकंड वन इज फ्रांस, थर्ड वन इज द यूके एंड फोर्थ डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, इंडियाज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न इज, जो वर्ल्ड के कॉटन यार्न के ट्रेड में इंडिया का शेयर कितना है ये हमें बताना है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है अप्रोक्सीमेटली 50%, सेकंड है नियर अबाउट 25%, थर्ड ऑप्शन है नियर अबाउट 75%, डी अप्रोक्सीमेटली 5%। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो बी रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 25% इंडिया का शेयर है वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न में। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया गया उसको देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द वेविंग, नीटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री बिकॉज, अपने यहाँ पर जो हाई क्वालिटी का यार्न है वो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज है अपने यहाँ की यूनिट है वो उनको यूज नहीं कर पा रही है। रीज़न हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, देर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज इन दीज सेगमेंट्स, कि केवल कुछ ही बड़ी और मॉडर्न फैक्ट्रीज है यहाँ पर इस सेगमेंट में। सेकंड, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज इन फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स, ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है वो बिखरी हुई छोटी छोटी इकाइयाँ उसमें होता है। सी दिया गया बोथ ए एंड बी, एंड डी दिया गया नन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए, इन एमसीक्यूज के आंसर आप टैली कर लीजिए। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें करेक्ट आपका आंसर रहेगा बी, इंपोर्ट्स। सेकंड में आपका रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। थर्ड में आपका बी रहेगा अप्रोक्सीमेटली 25%, और फोर्थ में आपका सी रहेगा बोथ ए एंड बी। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ एंड 10th क्वेश्चन, जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। फिफ्थ आपका क्वेश्चन दिया गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। हमें बताना है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। When goods are produced in large quantities by converting raw material into the valuable products, that is known as the manufacturing or commodity manufacturing. Okay, यानी कि जब हम गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, किससे, बाय कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू द वैल्यूएबल प्रोडक्ट, तो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। ओके, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा और उससे गुड्स बनाए जाएंगे, और गुड्स कैसे बनाए जाएंगे, लार्ज क्वांटिटी में बनाए जाएंगे, और जब लार्ज क्वांटिटी में बनाए जाएंगे तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी। ओके, और वो ज़्यादा यूजेबल हो जाएंगे, तो उसे हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जांपल, मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, मेकिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन इज द एग्जांपल ऑफ दीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ओके, ये मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि गन्ने से चीनी बन गई या कपास से कपड़ा बन गया, तो ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है। ओके, सो क्या होगा, एक बार फिर से देखिए कि when goods are produced in large quantities by converting the raw materials from valuable products, that is known as the manufacturing. Okay, for example, cloth from cotton and sugar from sugarcane. अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमें बताना है व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इसी के ऊपर डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर, क्योंकि जो सीड हैं, केमिकल्स हैं, जो मशीन एंड टूल्स हैं, वो यहीं से तो इनको मिलते हैं। सेकेंड, रिड्यूसिंग द अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता है, काम मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द पॉवर्टी टू। ओके, तो इतना लिख दोगे काफ़ी है, क्योंकि ये 2 मार्कर क्वेश्चन है, वैसे भी काफ़ी लेंथी हो गया है। नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ वन। सिक्स्थ आपका क्वेश्चन है, क्लासीफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेस पे हमें इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई करना है, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक ही हमें क्लासीफाई करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल देर आर द 2 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। फर्स्ट वन इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। कौन सी होती है, दोज इंडस्ट्रीज विच डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, उनको बोलते हैं हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन, शुगर, टी, कॉफी इंडस्ट्री। ओके, सेकेंड है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। कौन सी होती है, दोज इंडस्ट्रीज विच डिपेंड्स ऑन मिनरल्स फॉर रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल के लिए मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करती है, उनको हम बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, आयरन स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। ओके, ये सभी कौन सी आ जाएगी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आएगी। क्लियर, तो एग्जाम्पल दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए, इनफ रहेगा ये। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सेवंथ आपका क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट सेपरेट बट कॉम्प्लीमेंट्री। अब क्वेश्चन को समझिए कि क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज है वो अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाल के चलते हैं। ओके, यानी कि एग्रीकल्चर अगर आगे जाएगा तो इंडस्ट्रीज आगे जाएगी, और इंडस्ट्रीज आगे जाएगी तो एग्रीकल्चर आगे जाएगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, तो जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। क्लियर, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर but they are complementary to each other. For example, agro-based industries in India
हैव इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा। कैसे बढ़ा? क्योंकि डिमांड बढ़ी है। डिमांड क्यों बढ़ी है? क्योंकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को चाहिए वो एज ए रॉ मटेरियल। ओके, तो इनडायरेक्टली डिमांड बढ़ाने में किसका रोल रहा? एग्रीकल्चर, एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है उनका। दीज इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल्स। ये रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। और एग्रीकल्चर कैसे डिपेंड करती है इन इंडस्ट्रीज के ऊपर? द फार्मर्स डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स, डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय दम। यानी कि इसमें फार्मर्स है। अब देखिए, ये जो इंडस्ट्रीज ये डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, किसके लिए? रॉ मटेरियल के लिए। जबकि फार्मर्स है वो डिपेंड करते हैं इस इंडस्ट्रीज के ऊपर जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए, जैसे पंप है हो गए, ओके, इरिगेशन के लिए पंप चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, प्लास्टिक पाइप्स चाहिए, मशीन चाहिए, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स चाहिए। तो इसके लिए फार्मर्स डिपेंड करते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर। एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, दिस डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल। तो ये क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, सेपरेट नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 8th आपका क्वेश्चन रहेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेसिक इंडस्ट्री? बेसिक इंडस्ट्री क्या होती है हमें बताना है। दोज इंडस्ट्रीज हुज मैन्युफैक्चर गुड्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल बाय द अदर इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्रीज। यानी कि दोज इंडस्ट्रीज हुज मैन्युफैक्चर जो गुड्स हैं, जो उनके जो सामान है, जो तैयार सामान है, उसको दूसरी इंडस्ट्रीज एज ए रॉ मटेरियल यूज करती है, तो उनको बोलते हैं बेसिक इंडस्ट्री। जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री है। अब इसका जो आयरन है, स्टील है, उसको कौन सी यूटेंसिल जो इंडस्ट्री है वो यूज करेगी, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो उसको यूज करेगी। तो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या होगी? ये एक बेसिक इंडस्ट्री होगी। ओके, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, इसी प्रकार की बेसिक इंडस्ट्री है। यानी कि इनके प्रोडक्ट सीधे हमारे पास नहीं पहुंचते, बल्कि इनके प्रोडक्ट अदर इंडस्ट्रीज है वो यूज करेंगे और उससे जो कुछ बनेगा वो हमारे पास आएंगे। तो इनको हम बोलेंगे बेसिक इंडस्ट्री। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है, हाउ इज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री डिफरेंट फ्रॉम जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है वो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री से डिफरेंट कैसे, ये हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, द इंडस्ट्रीज विच आर मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट आर कोल्ड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। यानी कि वो इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट एजेंसीज मैनेज करती है तो उनको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। यानी कि सरकारी इंडस्ट्री हो गई जो गवर्नमेंट के अंडर में। क्लियर? जैसे SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो गया, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन हो गया। तो ये जो कंपनी किसकी है? गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट के अंडर में आ रही है, तो ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होगी। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज की बात करें, द इंडस्ट्रीज which are jointly managed by the government and the individuals are called joint sector industries। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के इंडस्ट्री को रन करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। यानी कि गवर्नमेंट का भी पैसा उसमें, उसमें प्राइवेट सेक्टर उसका भी पैसा लगा हुआ है। जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये क्या है? ये जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है। गवर्नमेंट का भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है और प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वेस्टमेंट है। क्लियर? तो दोनों की डेफिनेशन दे दोगे, एग्जाम्पल्स दे दोगे, हो जाएगा आपके क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया 10th क्वेश्चन। ये आपके इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। यहाँ पे मैं सिर्फ हेडिंग शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इनको एक्सप्लेन भी करना होगा। क्लियर? एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हमें बताना उन फैक्टर्स के बारे में जो किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि इंडस्ट्री कहाँ लगेगी उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रॉ मटेरियल। जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है इंडस्ट्रीज के सेटअप होने के चांसेस वहीं ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्रीज आर देयर नियर अबाउट द हुगली रिवर, ओके, इन ए बेल्ट ऑफ 98 किलोमीटर लॉन्ग। क्यों है? बिकॉज रॉ मटेरियल जूट है वो अवेलेबल है वहाँ पे। मोस्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर देयर इन और अराउंड मुंबई एंड अहमदाबाद। वाई? बिकॉज रॉ मटेरियल कॉटन अवेलेबल देयर। ओके, इसी तरीके से आयरन स्टील इंडस्ट्री वो छोटा नागपुर प्लेटो के आसपास है। वाई? बिकॉज आयरन स्टील आर अवेलेबल देयर। ओके, आयरन स्टील आयरन और अवेलेबल देयर, वहाँ पे आयरन और अवेलेबल है। एंड कोल है वो भी रिक्वायरमेंट होती है, वो भी अवेलेबल है। ओके, तो ये रॉ मटेरियल है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है लोकेशन को। इसी तरीके से आप देखिए कि अगर हम दिल्ली से हावड़ा जाते हैं तो हर एक रेलवे स्टेशन के ऊपर आपको शुगर इंडस्ट्री मिलेगी, क्योंकि यूपी है आपका, आपका जो बिहार है
ये शुगर केन का एक मेन इलाका आ जाता है, तो रॉ मटेरियल मिलता है, तो इसलिए वहाँ पर हमें ये इंडस्ट्री मिलेगी। नेक्स्ट वन इज द प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, बाजार। अब प्रोडक्शन किस लिए किया जाता है? मार्केट में सेल करना है। सो ये भी देखा जाता है कि मार्केट के आसपास इंडस्ट्री सेटअप की जाए, क्यों की जाए? ताकि जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। क्लियर? तो ये भी अफेक्ट करता है। थर्ड वन इज द ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चाहिए अगर हम फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व हैं। अगर ऐसे इन्वॉल्व नहीं है तो हमें किसके लिए? फॉर द सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल एंड फॉर द सप्लाई ऑफ द फिनिश्ड गुड्स को अगर मार्केट तक पहुंचाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट चाहिए। जो हैवी इंडस्ट्रीज होती है उसके लिए रेलवे बेटर होता है, इसलिए हैवी इंडस्ट्रीज वहां मिलेगी जहां पर रेलवे लाइन हो। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि शुगर इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री में आती है, तो ये रेलवे स्टेशन के आसपास ही सेटअप होगी। आयरन स्टील इंडस्ट्री है तो वो रेलवे स्टेशन के आसपास ही सेटअप होगी। तो ये भी अफेक्ट करता है कि इंडस्ट्रीज कहाँ सेटअप होगी, ट्रांसपोर्ट, स्पेशली हैवी इंडस्ट्री को। नेक्स्ट वन इज द एनर्जी सोर्सेस। एनर्जी के जो सोर्सेज है वो भी अफेक्ट करते हैं। भाई हाथ से थोड़ी चलाएंगे इंडस्ट्री को। कुछ इंडस्ट्रीज तो कोल के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो भी देखा जाता है कि क्या कोल अवेलेबल है, यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो छोटा नागपुर प्लेटो के आसपास है, तो वहाँ पर कोल अवेलेबल है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है वहाँ। नेक्स्ट वन इज द चीप लेबर। मोस्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, जो ज़्यादातर जो हैवी इंडस्ट्रीज होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है, दे रिक्वायर्स 10,000 to 50,000 और द 1 लाख लेबर चाहिए उनको। ओके, तो लेबर कहाँ मिलेगा? जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं। सो दे हैव द टेन टू सेटअप इन द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो कहाँ सेटअप होगी? जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, थोक के भाव मिलेगी, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, और बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, उसका एक कारण ये भी है कि चीप लेबर भी अवेलेबल है वहाँ पर। नेक्स्ट वन इज द पोर्ट फैसिलिटी। पोर्ट फैसिलिटीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो जो इंडस्ट्रीज अपना प्रोडक्शन एक्सपोर्ट के लिए करती है तो वो ये भी देखा जाता है कि पोर्ट क्या पास में अवेलेबल है या फिर नहीं है। उसके बाद है आपका सिक्योरिटी एंड पीस। जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इन्वेस्टमेंट पूरी लाइफ की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो की जाती है। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज़ उसमें इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो ये भी ध्यान में रखा जाता है कि वहाँ पे पीसफुल एरिया होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, यानी कि रोज़ वहाँ पे स्ट्राइक होती हो, तो ऐसे एरिया में सेटअप नहीं किया जाता। तो ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज़ द क्लाइमेट। क्लाइमेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। पर्टिकुलरली बात की जाए तो ये कोशिश की जाती है कि क्लाइमेट मॉडरेट हो ताकि थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्शन होता रहे। दूसरा, कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ को पर्टिकुलर टाइप का, स्पेसिफिक टाइप का क्लाइमेट भी चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अगर ये ह्यूमिड इलाके में होती है, ओके, तो वहाँ पे धागा बार बार नहीं टूटता है। तो मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप होने के पीछे क्लाइमेट भी एक बड़ा रीजन है। एंड कैपिटल, भाई पैसा तो चाहिए चाहिए। तो कैपिटल कहाँ से आएगी? इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? जहाँ पे रिस्क कम हो। तो ये भी अफेक्ट करता है, यानी कि आपकी मर्जी चलेगी, जहाँ इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होंगे वहीं पे इंडस्ट्री सेटअप होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कोई भी इंडस्ट्री है, नॉट ओनली द कॉटन टेक्सटाइल, कोई भी इंडस्ट्री उसकी लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। तो ये अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको इन फैक्टर्स को एक्सप्लेन भी करना होगा। दैट्स ऑल इन दिस असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।